एक समय की बात है। एक छोटा सा सुंदर गांव था जहाँ हर कोई खुशहाल और सुरक्षित रहता था। उसी गांव में एक बहादुर और वीर बच्चा रहता था। उसका नाम था वीरू। वीरू गांव के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। वीरू का बचपन से ही सपना था कि वो बड़ा होकर एक सोल्जर बने और अपने गांव और अपने देश की रक्षा कर सके। वीरू एक सोल्जर बनने की तैयारी अपने बचपन से ही शुरू कर देता है। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाने जाने लगा। वहां से आकर वो कड़ी मेहनत करता और दिन के 5-5 घंटे वो पढ़ने भी लगा। धीरे धीरे काफी साल बीत जाते हैं। वीरू अब बड़ा हो चुका होता है और उसके बचपन का सपना पूरा हो जाता है और वो एक इंडियन सोल्जर भी बन जाता है। लेकिन वीरू की पोस्टिंग पंजाब बॉर्डर पर होती है और इसी वजह से वीरू को अपना गांव छोड़कर 2 साल के लिए बॉर्डर पर जाना पड़ता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। वीरू अपनी छुट्टियों में जब वो अपने घर वापस लौटता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। अरे अभी तो सिर्फ 6 ही बजे है, लेकिन गांव में तो काफी सन्नाटा हो गया और अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। वीरू को यह बात काफी अटपटी लगती है, लेकिन फिर वीरू अपने घर के लिए चल देता है। वीरू घर पहुंचकर ये बात उसके पापा से पूछता है। पापा, अपने गांव में तो रात तक चहल पहल रहती थी, लेकिन अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ और इतना सन्नाटा हो गया। फिर वीरू के पापा उसको बताते हैं, वीरू, तेरे जाने के बाद गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में वो पुरानी हवेली नहीं है क्या, जो काफी टाइम से बंद पड़ी थी? कई लोगों ने उसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ गांव वालों ने तो उसके अंदर एक चुड़ैल भी देखी है। दिन पर दिन ये सभी घटनाएं बढ़ने लगी। जैसे जैसे शाम होती थी, हर रात गांव के लोगों को कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी जो उन्हें डरा देती थी। इसी वजह से गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे। वीरू ये सब बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और उसके मन में ना जाने कौन कौन से ख्याल आने लगे। वीरू, तू भी सुन ले, शाम होते ही घर में आ जाया करना। ठीक है पापा। लेकिन वीरू ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो इस हवेली में क्या हो रहा है इसका पता लगा कर रहेगा। फिर एक दिन रात के अंधेरे में वीरू ने अपनी हिम्मत और साहस के साथ हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। जब वीरू हवेली में पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली में कुछ लोग हैं जो बॉम्ब बना रहे हैं। तभी वीरू की नजर वही उनके पास पड़े चुड़ैल के मार्क्स पर जाती है। वीरू ये देखते ही समझ गया कि यहाँ कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है, बल्कि लोग इस खाली हवेली का इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए कर रहे हैं। तभी अचानक वीरू को अपनी कैप्टन की बात याद आती है कि हमारे भारत में कुछ आतंकवादियों का ग्रुप आया है जो बॉम्ब वगैरह बना रहे हैं। वीरू ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उन 4 लोगों में से एक बंदे ने उसको देख लिया। ओए, तू है कौन और यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? मुझे सब पता चल गया है। तुम कोई भूत नहीं हो, तुम आतंकवादी हो और यहाँ इस हवेली में तुम बॉम्ब बना रहे हो। अब मैं सारी बातें सभी गांव वालों को बता दूंगा। वीरू की बात सुनकर वो चारों जोर जोर से हंसने लगे। बताएगा तो तू जब हम तेरे को यहाँ से जाने देंगे। और तभी उन चारों में से एक शख्स वीरू को चाकू मार देता है और ठीक उसी समय वीरू की डेथ हो जाती है। अब हम इसकी लाश का क्या करें? करना क्या है, इसकी लाश हवेली के बाहर पटक देते हैं। इसको देखने के बाद फिर कभी कोई इस हवेली में आने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर वो चारों मिलकर वीरू की लाश हवेली के बाहर पटक देते हैं। फिर अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है, लोगों का घर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तभी एक दूध वाला उस हवेली के बाहर से जा ही रहा होता है कि उसकी नजर वीरू की लाश पर पड़ती है।
और कुछ ही देर में देखते देखते पूरा गांव वहां आ जाता है। अरे भैया, ये तो वीरू है। मैं कल तक तो सब ठीक था, आज इसको क्या हुआ? लगता है ये सब उस चुड़ैल ने ही किया है जो इस हवेली में रहती है। वीरू, देखो मैंने मना किया था ना कि शाम होने के बाद घर से बाहर मत निकलना, फिर तू इधर क्या करने आया? वहीं दूसरी तरफ वीरू अब एक भूत बन जाता है और अपने घर वाले और गांव वालों को इस हाल में देख और परेशान हो जाता है। और अब वो ये सोच लेता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। रात होते ही वीरू का भूत उस हवेली में वापस जाता है और चारों लोग बड़े आराम से बम बनाते बनाते वीरू की बात कर रहे होते हैं। अब हम हमारा काम और भी आसानी से कर सकते हैं। वीरू को मारने के बाद गांव वाले और डरे हुए हैं। अब तो इस हवेली के आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तभी वीरू का भूत बोलता है, बहुत डरा लिया तुम लोगों ने मेरे गांव वालों को, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलते ही वीरू का भूत उनमें से 2 लोगों का गला पकड़ लेता है। अभूत अभूत, ओ भाई तुम कौन हो और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, इतनी जल्दी तुम मुझे भूल भी गए? मैं वीरू का भूत हूँ जिसको तुमने कल रात ही मारा था। और ये सुनने के बाद वो दोनों उस समय बेहोश हो जाते हैं। फिर बाकी के दोनों लोगों को पकड़कर वीरू का भूत गांव वालों के सामने ले जाता है। गांव वाले वीरू का भूत देखकर डर जाते हैं। अरे डरो नहीं, मैं वीरू ही हूँ और हमारे गांव में कोई चुड़ैल या भूत नहीं है, बल्कि उस हवेली में ये आतंकवादी लोग थे। ये लोग वहां छुपकर बॉम्ब बना रहे थे ताकि आसानी से पकड़े ना जाए, इसलिए इन लोगों ने उस हवेली में एक चुड़ैल का होने का नाटक किया। ये बात सुनते ही गांव वाले सब समझ जाते हैं। अब मेरा काम पूरा हो गया है, मैं अब शांति से जा सकता हूँ। वीरू का भूत ये बोलते ही वहां से गायब हो जाता है। उन 4 आतंकवादियों की सूचना पुलिस को दे दी जाती है और फिर से वो गांव पहले की तरह खुशहाल और सुरक्षित हो जाता है। कुछ समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बड़ी हंसी खुशी रहते थे। लेकिन गांव से ही थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लेकिन गांव के लोग उस हवेली के अंदर तो छोड़ो बल्कि उसके बाहर से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उस खाली पड़ी हवेली में एक चुड़ैल और उसका बच्चा रहता है। उस हवेली में आने से गाँव के लोग बहुत डरते थे। गांव वालों में उस चुड़ैल ने यहाँ डर बैठा रखा था कि जो भी इस हवेली के अंदर आएगा वह जिंदा नहीं बच पाएगा। चुड़ैल की बात उसके बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की और अपनी माँ को मनाने की कोशिश भी की। माँ, आप हमेशा गांव वालों को डरा कर क्यों रखती हो? आपको पता है कि आपकी डर की वजह से ये बेचारे सुकून से जी भी नहीं पाते और हमेशा खौफ में रहते हैं। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता कितना मजा आता है इन्हें डराने में, और हमारा काम ही तो है डराना, नहीं तो हम भूत थोड़ी होते। और बेटा ये बात हमेशा याद जरूर रखना, भूत कभी अच्छे नहीं होते। अरे माँ, आपको किसने कहा कि भूत अच्छे नहीं होते? किसी ने नहीं कहा, बस यह बात हमेशा याद रखना कि हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। चुड़ैल का बच्चा था तो भूत ही, लेकिन उसका स्वभाव काफी प्यारा था। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। अपनी माँ की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा बचा भी नहीं था। लेकिन एक दिन गांव का एक बच्चा लुका छुपी खेलते खेलते उस हवेली के सामने आ जाता है और उसके अंदर छुप जाता है। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर कहती है, आज तो मजा ही आ गया, आज तो शिकार खुद अपने पैरों पर चलकर हमारे पास आया है। बच्चा हवेली के बाहर जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर जा ही नहीं पाता। चुड़ैल बच्चे को डराना शुरू कर देती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है, जिससे छोटा बच्चा डरने लगता है और चिल्लाने लगता है, कौन है, कौन है? तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। देखो चुड़ैल जी, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मुझे छोड़ दो और घर जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो बहुत परेशान हो जाएगी। तू कितना भी मेरे सामने गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
और तेरा सारा खून आज ही पी जाओगी और कल तेरा ताजा ताजा मांस खाओगी। इतने में चुड़ैल का बच्चा आ जाता है और वह सब कुछ समझ जाता है। माँ, इसे जाने दो, ये तो बहुत छोटा है और आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे पागल, तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता। आज तो मैं इसका खून पी कर ही रहूंगी। देखो नहीं पीना तो तू यहाँ से जा। नहीं माँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप इसको छोड़ नहीं देती। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से बच्चे को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। इतने में हवेली के बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है। चुड़ैल और उसका बच्चा जब बाहर देखते हैं तो सारे गांव के लोग हवेली के बाहर खड़े होते हैं और रोते हुए चुड़ैल से बच्चे को छोड़ने की विनती करते हैं। तब चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है, हमें इस बच्चे को जाने देना चाहिए। और ये तो देखो गांव वाले कितने परेशान हैं और हमें इन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। अरे इतने सालों बाद को इतनी मुश्किल से हमारे हाथ लगा है, मैं अब यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। यही मौका है हमारे पास कि पूरे गांव को हम अपनी मुट्ठी में कर सके। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी चुड़ैल का बच्चा कहता है, ठीक है, अगर आप इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती तो मैं अपने आप को इन गांव वालों के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और कहती है, नहीं बेटा, अभी तो तू शक्तिशाली भी नहीं हुआ है और अगर तू गांव वालों के बीच जाएगा तो वो तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। नहीं माँ, मैं अब ऐसा ही करूँगा और अगर आप चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो आपको इस बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे पगले, तू इस बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? बेटा तू जानता ही ना, मैं तेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। माँ, जब आप मेरे बिना नहीं रह सकती तो सोचो कि इस बच्चे की माँ कैसे अपने बच्चे के बिना रह पाएगी। चुड़ैल भावुक हो जाती है और उसे अपने बच्चे की बात समझ में आ जाती है। मैं समझ गई। हाँ बेटा, मुझे तेरी बात समझ में आ गई है। हाँ, मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और गांव वालों से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। चुड़ैल का बच्चा बहुत खुश होता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। दोनों मिलकर उस छोटे बच्चे को गांव वालों के पास छोड़ देते हैं और चुड़ैल उनसे अपनी की हुई सारी गलतियों की माफी मांगती है और गांव छोड़ने का फैसला भी ले लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी बात प्यार से समझाई जाए तो जरूर समझ में आती है। महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ महारानी वसुंधरा। महाराज, आपने क्या निर्णय ले लिया? आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ जंगल समान जंगल नहीं है। इतनी देर से चलता ही जा रहा हो, बहुत थकान हो रही है, रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे बड़े भैया, यह क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए, यह कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो साधु महाराज। और जैसे ही अर्जुन उन्हें वह हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। एक समय की बात है, विजयगढ़ नाम का एक राज्य था जहां पर महाराजा वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी वसुंधरा देवी का राज्य था। उनके दो बेटे थे, राजवीर और अर्जुन। दोनों राजकुमार बहुत वीर, साहसी और बुद्धिमान थे और दोनों ही एक महात्मा साधु से शिक्षा लेने के लिए उनके आश्रम गए थे। महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ महारानी वसुंधरा, कुछ ही दिनों में दोनों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाएगी और फिर दोनों राजकुमार अपने राज्य वापस आ जाएंगे। पर यह तो अच्छी बात है ना, तो उसमें चिंतित होने वाली क्या बात है? हाँ, इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि इस राज्य का अगला राजा आखिर दोनों राजकुमारों में से कौन बनेगा और इस बात का फैसला मैं कैसे करूँ। इतनी सी बात महाराज, मेरे पास इसका एक उपाय है। हम दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेंगे और जो इसमें सफल होगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। महाराज को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तय किया कि दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेकर यहाँ देखा जाएगा कि कौन अधिक योग्य है। आओ मेरे राजकुमारों, आओ। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो और तुम दोनों ने एक महान गुरु से शिक्षा भी ले ली है। अब तुम दोनों में से किसी एक को इस राज्य का राजा बनना है, जिसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो उस परीक्षा को पास करेगा वह इस राज्य का अगला राजा बनेगा। पिताजी, परीक्षा रखने की जरूरत ही क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप बड़े भैया
राजवीर को राजा बना दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बड़े भैया राजवीर को इस राज्य का नया राजा घोषित कर दीजिए। अर्जुन, क्या तुम राजा नहीं बनना चाहते या मेरे परीक्षा से भयभीत हो गए? पिताजी, मेरे मन में परीक्षा का कोई भय नहीं है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई को किसी कठिन परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि राजा बनने की दौड़ में हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़े या फिर मुझे अपने भाई को हराना पड़े। मेरे लिए बड़े भैया का सम्मान सबसे बढ़कर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ही राजा घोषित करें। नहीं पिताजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और अर्जुन, तुम मुझे क्यों कमजोर समझ रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? तो फिर तुम मुझे कमजोर क्यों मान रहे हो? या फिर यह हो सकता है कि असल में तुम ही मेरे सामने खड़े होने से डर रहे हो? ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस परीक्षा को पास करूं, तो मैं जरूर इस परीक्षा में भाग लूंगा। पिताजी, बताइए क्या है आपकी परीक्षा? पुत्रों, तुम दोनों को अपने राज्य की आखिरी सीमा के पास जाना होगा, जहाँ वनतलिया नाम का एक जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें एक हीरे का हार है। जो भी उस हीरे को हार को लेकर आएगा, वही बनेगा इस राज्य का अगला राजा। फिर अर्जुन और राजवीर अपने पिताजी को सहमति जताते हुए कहते हैं, ठीक है पिताजी, हम कल ही उस जंगल के लिए निकलेंगे। महाराज, आपने क्या निर्णय ले लिया? आप भली बात ही जानते हैं कि वहाँ जंगल समान जंगल नहीं है, बल्कि एक जादुई और खतरनाक जगह है। वहाँ पल भर में हालात बदल सकते हैं और यदि कोई सावधानी और समझ से काम ना ले तो वहाँ से लौटना ही मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपने अपने पुत्रों को जंगल में क्यों भेज दिया? मंत्री जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि जंगल में हर कदम पर चुनौती है और वहाँ की कठिनाइयों से केवल बुद्धि और धैर्य से निपटा जा सकता है। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि उन्हें वहाँ भेजना मेरे लिए बहुत आवश्यक था। महाराज, ऐसा क्या कारण था कि उन्हें वहाँ जाना अनिवार्य हो गया? मंत्री जी, समय आने पर आपको भी समझ आ जाएगा कि उनका वहाँ जाना क्यों इतना आवश्यक था। अब राजा के दोनों बेटे राजवीर और अर्जुन दोनों जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इतनी देर से चलता ही जा रहा हूँ, बहुत थकान हो रही है। क्यों ना किसी पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लिया जाए अर्जुन? हाँ भैया, थकान तो हो रही है, चलो फिर कहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों लोग एक पेड़ की छांव में बैठकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन जागता है और देखता है कि राजवीर वहाँ नहीं है। अरे, बड़े भैया कहाँ चले गए और मुझे बताया भी नहीं। लगता है मैंने बहुत ज्यादा ही आराम कर लिया, अब मुझे जाना चाहिए। लगता है भैया उसी तरफ गए होंगे। पानी, पानी, कोई पानी दे दो। यह आवाज कहाँ से आ रही है? कोई तो पानी के लिए पुकार रहा है, मगर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर अर्जुन को एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ दिखता है। अरे, आप प्यासे लग रहे हैं, रुकिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जल्दी से जाकर नदी से पानी लेकर उस बूढ़े व्यक्ति को पिला देता है। बूढ़ा व्यक्ति, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो यहाँ प्यासा ही मर जाता। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहे काका। वैसे आपका घर कहाँ है? चलिए, मैं आपको अपने घोड़े पर बिठाकर आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। पता नहीं भैया किस दिशा में गए होंगे। अब मुझे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए, शायद आगे कई भैया मिल जाए। दूसरी ओर राजवीर आगे बढ़ते हुए एक थके हारे व्यक्ति से मिलता है। आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ, यह लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। राजवीर अपने मन में सोचते हुए, अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले पहुंचकर वह हीरे का हार लेकर पिताजी को दे देगा, जिससे वह राजा बन जाएगा और मैं इस परीक्षा में हार जाऊंगा। इतना सोचने के बाद राजवीर कहता है, माफ करना, मुझे जरा जल्दी है, मुझे कहीं पहुंचना है जरूरी काम से, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर राजवीर वहां से आगे की ओर निकल जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। साधु महाराज, आपको क्या हुआ है? बेटा,
मेरे पैर में सांप ने काट लिया है, जहर फैल रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पास की नदी के किनारे एक पेड़ है जिस पर जड़ी बूटी लगी है, वो जड़ी बूटी लेकर आ सकते हो क्या? जहर को खत्म कर सकती है वो जड़ी बूटी। राजवीर फिर से मन में सोचता है, अगर नदी बहुत दूर हुई तो मुझे पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और अर्जुन मुझसे पहले ही हार को लेकर पहुंच जाएगा। मुझे जल्दी करनी चाहिए। फिर राजवीर साधु को कहता है, साधु महाराज मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता कि वो जड़ी बूटी कहाँ है और मुझे एक जरूरी काम के लिए जल्दी पहुंचना है। इतना कहकर राजवीर बिना मदद किए वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अर्जुन, अरे यहाँ कौन है इस घने जंगल में? काका आप यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा मैं पास में ही रहता हूँ, यहाँ लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। हाँ जरूर लेकर आऊंगा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ फल लेकर आता हूँ। अर्जुन तुरंत जाकर जंगल से कुछ फल तोड़ लेता है और फिर वो लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। काका यह लीजिए, आप ये फल खा लीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद बेटा, मेरी मदद करने के लिए। जिस काम के लिए आए हो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन अब आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। आगे यात्रा में अर्जुन को वही जख्मी साधु दिखाई देते हैं जो राजवीर को दिखाई दिए थे। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे साधु महाराज आपको क्या हो गया है? बेटा मेरे पैर में एक सांप ने काट लिया है, जिससे मेरे पैर में बहुत खून बह रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। इस जंगल में ढेर सारी जड़ी बूटियां लगी है जो सांप के जहर को खत्म कर सकती है। बेटा क्या तुम वह जड़ी बूटी मेरे लिए लेकर आओगे? हाँ साधु महाराज मैं जरूर लेकर आऊंगा, मगर क्या आप मुझे जड़ी बूटी की पहचान बता सकते हैं? बेटा यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, उसके पास में एक बहुत पुराना सा वृक्ष है, बस उस वृक्ष के नीचे ही तुम्हें सुनहरे रंग की जड़ी बूटी दिखाई देगी, उसे ही तोड़कर मेरे पास ले आओ। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी जाकर वहाँ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। अर्जुन नदी की ओर जाता है। नदी के पास पहुँचने के बाद लगता है यही वह नदी है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। इसके पास में एक पुराना सा वृक्ष होगा। हाँ ये वही है। हाँ ये रहा वो पुराना वृक्ष और ये रही वो जड़ी बूटी। मुझे जल्दी से इन्हें तोड़कर साधु महाराज की जान बचानी होगी। अर्जुन जल्दी से जड़ी बूटियों को तोड़कर साधु महाराज के पास वापस जाता है और उनके जख्म पर वो जड़ी बूटी लगाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हें तुम्हारे काम में जरूर सफलता मिलेगी। आगे अर्जुन को एक जादुई कुएं से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे यहाँ क्या है? इस कुएं से तो रोशनी निकल रही है। यहाँ कैसा कुआं है? मैं एक जादुई कुआं हूँ और मेरे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती सब है। मेरे पास अनंत धन है। अगर तुम चाहो तो यह सब तुम्हारा हो सकता है। आओ मेरे अंदर आओ और ले लो जितना चाहो। क्या सच में? मैं जितना चाहूँ उतना खजाना ले सकता हूँ? सोना, चांदी, हीरे, मोती, क्या ये सारा का सारा मेरा हो सकता है? हाँ यह सब तुम्हारा हो सकता है। लेकिन क्या? मेरे लिए इस समय इस धन से ज्यादा जरूरी मेरे लिए पिताजी की परीक्षा है, जिसके लिए मुझे अभी और आगे जाना है। मुझे क्षमा करे, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप इस धन को उन गरीबों को दे दे जिनको धन की सख्त जरूरत है। इतना कहकर अर्जुन आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक साधु महाराज प्रकट होते हैं। ये वही साधु महाराज थे जिनकी अर्जुन ने पहले मदद करी थी। साधु महाराज आप? हाँ राजकुमार अर्जुन, यह सब तुम्हारी परीक्षा ही थी जिसमें तुम सफल हुए हो। जाओ राजकुमार, तुम अब लक्ष्य के बहुत करीब हो। धन्यवाद साधु महाराज। थोड़ी ही दूर जाने पर अर्जुन को एक गुफा दिखाई देती है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था और इसी के अंदर वह हीरे का हार मिलेगा। गुफा में इधर उधर देखने के बाद उसे वह हीरे का हार दिख जाता है। हाँ ये रहा वो हीरे का हार जिसे पिताजी ने लाने को कहा था।
उस हीरे के हार को लेकर अर्जुन गुफा के बाहर आ जाता है। यह हीरे का हार तो मुझे मिल गया, लेकिन बड़े भैया कहीं नहीं मिले। क्या वो यहाँ आए थे भी या नहीं? अगर यहाँ आए थे तो इस हीरे के हार को क्यों नहीं ले गए? और अगर यहाँ नहीं आए तो बड़े भैया कहाँ चले गए? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा और बड़े भैया का पता लगाना होगा। अर्जुन वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसे एक तोता दिखाई देता है जो बोलता है, राजकुमार अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम्हारे बड़े भैया कहाँ हैं। अरे तोते, तुम तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह बात करते हो। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारे बड़े भैया उस कुएं के अंदर गए थे जिसमें से आवाज आती है कि खजाना लेने आओ, खजाना लेने आओ। तो इसका मतलब बड़े भैया उस खजाने वाले कुएं में गए थे, लेकिन वह कुआं तो मायावी कुआं था। साधु महाराज ने कहा था कि वह एक परीक्षा है, कहीं बड़े भैया कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए, मुझे जाना होगा। अर्जुन भी उस कुएं की तरफ निकल जाता है और कुएं में जाकर देखता है, अरे बड़े भैया, यह क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए, यह कैसे हो गया? इतना कहते ही अर्जुन उस मूर्ति को हाथ लगाता है, जिससे राजवीर फिर से इंसान बन जाता है। अरे वाह, मैं इंसान बन गया, मैं वापस इंसान बन गया, मैं ठीक हो गया। अर्जुन, मैं ठीक हो गया, पर तुम्हारे हाथ लगाने से मैं पत्थर की मूर्ति से इंसान कैसे बन गया? तभी साधु महाराज वहाँ फिर से प्रकट होते हैं, क्योंकि अर्जुन एक नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान है, जिसके स्पर्श से तुम वापस इंसान बन गए हो। तुम्हें पत्थर की मूर्ति सिर्फ एक सबक देने के लिए बनाया गया था। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, अब से मैं भी एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। मैं किसी से छल नहीं करूंगा और ना ही कभी लालच करूंगा। अर्जुन, तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे भी छल किया था। तुम्हें पेड़ के नीचे सुलाकर मैं खुद वहाँ से हीरे का हार लेने निकल पड़ा था ताकि मैं राजा बन सकूं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि छल करके कोई जीत नहीं सकता। दोनों भाई महल की तरफ लौटते हैं और अर्जुन अपने पिता राजा वीरेंद्र सिंह को वह हीरे का हार सौंपता है। बहुत अच्छा काम किया अर्जुन, अब समय आ गया है कि इस हीरे के हार को महारानी वसुंधरा को दे दिया जाए। महारानी वसुंधरा दरबार में आगे बढ़ती है और जैसे ही अर्जुन उन्हें वह हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। सभी चकाचौंध हो जाते हैं। यह क्या हो रहा है? धीरे धीरे महारानी का रूप बदलने लगता है, उनका चेहरा नीला पड़ जाता है और कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल नागिन में तब्दील हो जाती है। तुम तो महारानी वसुंधरा नहीं हो, तुम कौन हो? फिर नागिन क्रोधित आवाज में कहती है, हाँ, मैं वसुंधरा नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ जो वर्षों से तुम्हारे राज्य को बर्बाद करने की योजना बना रही थी। मैं यहाँ से तुम्हारे राज्य की संपत्ति और ताकत को हथियाने आई थी। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। तुम नागिन हो, लेकिन असली महारानी वसुंधरा कहाँ है? तुम्हारी असली महारानी को मैंने कैद कर लिया है। इतने दिनों से मैं शांत थी क्योंकि मेरी शक्तियाँ इस हीरे के हार में कैद थी। यह हार केवल एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही ला सकता था, इसलिए मैंने राजा वीरेंद्र सिंह को इस परीक्षा का सुझाव दिया और तुम राजकुमारों को इसे लाने भेजा। राजा वीरेंद्र सिंह और दोनों राजकुमार यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाली होती है कि तभी अर्जुन अपने जेब से एक चमचमाती मणि निकालता है। उस मणि को देखने के बाद नागिन हक्का बक्का रह जाती है। यह मणि तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगी। नागिन मणि को देखने के बाद डर जाती है और जैसे ही नागिन अर्जुन की ओर बढ़ती है, अर्जुन मणि को जोर से जमीन में पटक देता है। मणि के टूटते ही नागिन धीरे धीरे गायब होने लगती है। अर्जुन, यह मणि तुम्हारे पास कैसे आई? पिताजी, जब हम उस जादुई जंगल में थे तो मुझे एक तोता मिला था। वह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि एक जादुई तोता था। वह बिल्कुल हम इंसानों की तरह बातें करता था। उसी ने मुझे बताया कि असली महारानी वसुंधरा के स्थान पर एक नागिन आ चुकी है और इस मणि में उसकी जान बसी है। तो यह सब उस नागिन की योजना थी। हाँ, उस तोते ने मुझे यह भी बताया कि इस मणि को तोड़ने से ही नागिन का अंत होगा। उसी जंगल में मुझे एक साधु महाराज भी मिले थे जो सर्प के काटने से घायल हो गए थे। अच्छा, वह साधु महाराज, वो तो मुझे ही मिले थे। उनकी मदद के लिए मैं नदी किनारे से जड़ी बूटी लेने गया था और वहीं मुझे यह चमचमाती मणि मिली। यह मणि इतनी सुंदर थी कि इसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। सच में पिताजी, वो एक जादुई जंगल है।
राजा वीरेंद्र सिंह और राजवीर अर्जुन की बात सुनकर चौंक गए। राजा ने अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा, पुत्र, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमानी और वीरता से राज्य की रक्षा की है, बल्कि अपने बड़े भाई और असली महारानी वसुंधरा को बचा लिया है। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि असली महारानी वसुंधरा की खोज की जाए। कुछ ही समय के बाद महल के गुप्त कक्ष में असली महारानी को कैद से मुक्त कर लिया जाता है। वह कमजोर थी लेकिन सुरक्षित थी। बेटा अर्जुन, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि मेरे जीवन को भी सुरक्षित किया। मुझे तुम पर गर्व है। अब समय आ गया है कि हम अपने राज्य के नए उत्तराधिकारी का चयन करें। अर्जुन, तुम्हारी वीरता, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि तुम इस राज्य के योग्य राजा हो। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम विजयगढ़ के अगले महाराज बनोगे। पिताजी, यह राज्य बड़े भैया का भी है। अगर आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं तो मैं तब तक यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक भैया भी इसके लिए सहमत ना हो। अर्जुन, तुम इस राज्य के सच्चे राजा हो। तुम्हारा दिल सच्चाई और अच्छाई से भरा है, बल्कि मेरे जीवन को भी सही दिशा दी। मुझे तुम पर गर्व है और मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि तुम ही विजयगढ़ के राजा बनने के सबसे योग्य हो। राजा वीरेंद्र सिंह ने सभी के सामने राजकुमार अर्जुन को विजयगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया। राज्य में जश्न का माहौल बन गया और हर कोई अर्जुन की जय जयकार करने लगा। राजा अर्जुन ने अपने राज्य को न्याय, सद्भाव और प्रेम से चलाया। उन्होंने अपने बड़े भाई राजवीर को अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाया और दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्धि और शांति की ओर आगे बढ़ाया। असली महारानी वसुंधरा के लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली आ चुकी थी और विजयगढ़ हमेशा के लिए एक महान और शक्तिशाली राज्य बना रहा।